है। तो भारत हेलो नमस्कार साथियों, राम राम आप सभी को। उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। तो भारत फाइनल में पहुंच चुका है और शाम को 8 बजे वाली क्लास हमारी 2 क्लास हो चुकी है। पॉलिटी की क्लास हो चुकी है और ज्योग्राफी की क्लास हो चुकी है। कल ज्योग्राफी वाली क्लास थी, आज शाम को 8 बजे इतिहास जो आपकी हिस्ट्री वाली क्लास आज शाम को 8 बजे होने वाली है। जो हिस्ट्री वाली क्लास है वो आज शाम को 8 बजे आपकी होगी, उसके लिए तैयार रहना है, ठीक है। वो आपको सारी क्लास में देनी है, ठीक है। ये 100 फैक्ट 60 मिनट में पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। आपको सारी क्लासेस आपको नोट डाउन करनी है, सारी क्लासेस कम से कम देखनी तो है आपको ना। और जब आप अगर जैसे आपने मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है तो आपको कल अच्छा लगा होगा। ज्योग्राफी में फैक्ट देखे होंगे आपने, अधिकांश आपको सारे फैक्ट पता भी होंगे ना। ज्योग्राफी आपने मेरे साथ पढ़ी है तो आपको अधिकांश फैक्ट पता भी लगे होंगे। कुछ फैक्ट अभी आना बाकी है भारत के भूगोल में, तो वो भी आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, पैसेंस होना बहुत जरूरी है आपके अंदर। पहली बात तो पैसेंस है तो सफलता मिलना तय है, बस पैसेंस होना जरूरी है, ठीक है। चलिएगा, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग जो है भारत का भूगोल पढ़ रहे थे और हमने उत्तर का विशाल मैदान जो है पढ़ लिया, ठीक है। आज हमारा टॉपिक जो है वो कौन सा था? आपके प्रायद्वीपीय पठार। तो लिखिएगा, आज हम जो पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार। देखो, पहली बात तो हमने पर्वत पढ़े, हमने मैदान पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं पठार के बारे में। पठार क्या होता है? पठार ऊपर उठी भूमि होती है। बस पर्वत और पठार में एक ही अंतर होता है, पर्वत का जो ऊपरी सिरा है वो नुकीला होता है, जबकि जो पठार है उसका जो ऊपरी सिरा कैसा होता है? समतल होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये मैदान, ठीक है, और ये क्या है? ये पर्वत हो गया, ठीक है। अगर पठार की बात करूं आपसे तो ये पठार हो गया। तो पर्वत और पठार में डिफरेंस क्या है? बस डिफरेंस ये है कि जो ऊपरी सिरा है इसका समतल होगा, इसका नुकीला होगा, ठीक है। प्रायद्वीपीय जो पठार है, आप सभी को मैंने शुरुआत में पढ़ाया था कि जो भारत का साउथ वाला हिस्सा है। अच्छा, इसमें एरिया दोस्तों कौन कौन सा आता है, ठीक है। तो देखिएगा, अगर ये हमारा भारत है, एक छोटा सा मैप हम जो है अगर भारत का यहाँ पर बना देते हैं, तो आइए इस भारत के मैप में मैं आपको दिखाता हूँ कि जो एरिया है वो कौन कौन सा आता है, ठीक है। इससे समझना, इसको देखना थोड़ा आसान होगा आपके लिए, ठीक है। देखिए, ये हम पार्ट पढ़ चुके हैं पर्वत के अंदर। यहाँ पर हमने मैदान के बारे में पढ़ा, गंगा का मैदान पढ़ा हमने, सिंधु घाटी में सिंधु का मैदान, पंजाब का मैदान पढ़ा, और यहाँ पर हमने जो है वो ब्रह्मपुत्र का मैदान पढ़ा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो आपकी जो एरिया है, आपकी ये जो एरिया है, ये पूरा की पूरा जो एरिया है वो कौन सा आपकी, ये पूरा की पूरा एरिया जो है वो आपके प्रायद्वीपीय भारत के अंदर आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी प्रायद्वीपीय भारत है, मैंने आपसे पहले भी कहा था जो मेघालय है वहाँ भी प्रायद्वीपीय भारत है। और ये जो पूरा हिस्सा है ये भी किसमें आता है? ये भी आपका प्रायद्वीपीय भारत में आता है, ठीक है। ये पूरा हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। नीचे पर्वतीय हिस्सा है, हम आपको पढ़ाएंगे अन्नमलाई कार्डमम जो उसके बारे में पढ़ाएंगे। इधर घाट है, पश्चिमी घाट, इधर पूर्वी घाट है, और ये मरुस्थल वाला इलाका रहेगा, ठीक है। तो जो अरावली है, ये दोस्तों बाउंड्री अरावली की हो गई यहाँ पर। ये आपके दक्कन का पठार हो गया। इधर जो बाउंड्री चल रही है आपकी यहाँ पर जो है वो राजमहल की पहाड़ियां पर आएंगी, ये गारो खासी जयंती यहाँ पर आ गई, और नीचे आपकी नीलगिरी पहाड़ी। तो ये बाउंड्री इसकी होती है। अच्छा, जो प्रायद्वीपीय भारत है वो किससे बना हुआ है? ये प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना जो पार्ट था, गोंडवाना लैंड है, उसी का भाग है। इस भारत का 48% के आसपास भाग जो है वो इसी में आता है। भारत का सबसे प्राचीनतम जो भाग है वो भी इसी में है, क्योंकि ये प्रायद्वीप इसलिए क्योंकि तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? ये तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पानी, यहाँ पानी, यहाँ पानी, तो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। पठार क्यों है? ऊपर उठी समतल भूमि है, तो पठार क्यों है? प्रायद्वीप क्यों है? सबसे पुराना भाग है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। 48% भाग भारत का जो है क्षेत्रफल का वो इसी के अंदर आता है। तो पहला 4-5 बातें लिख दीजिए मेरे साथ में। देखिए मेरे साथ में, पहला पॉइंट लिखिएगा, भारत के क्षेत्रफल का, भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग जो है वो प्रायद्वीपीय भारत में आता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह गोंडवाना लैंड का भाग है, यह गोंडवाना लैंड का भाग है। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। यह भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है, क्योंकि अरावली पर्वत इसी में आती है, और अरावली आप जानते हो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला में से एक है, ठीक है। अवशिष्ट पर्वत हो चुका है। यह भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है। यह तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, ये तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए तो प्रायद्वीप है। यह तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। दक्कन का पठार इसी का पार्ट है। अभी आगे देखिए, क्लियर आपको कंसेप्ट क्लियर करना है तो आपको पूरी क्लास देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब दक्कन का पठार बोलो, आप प्रायद्वीपीय भारत बोलो, दक्कन ट्राइब बोलो, आपके लिए हो सकता है तीनों एक हो, पर रियल में तीनों एक नहीं है। अच्छा, क्या आप जानते हो दिल्ली और नई दिल्ली में भी अंतर है? क्या आप ये बात जानते हो कि दिल्ली और नई दिल्ली में भी अंतर है? अच्छा, कौन कौन जानता है इस बात को? बताओ कि दिल्ली और नई दिल्ली जो है यह दोनों भी अलग अलग है। दिल्ली और नई दिल्ली जो है यह दोनों भी अलग अलग है। क्या आप इस बात को जानते हो? नहीं जानते हो? जानते हो तो इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। पढ़ना और कंसेप्ट क्लियर करना दोनों में अंतर है। आप दिल्ली बोलो, नई दिल्ली बोलो, पेपर में शायद इससे सवाल गलत नहीं होगा आपका, पेपर में सवाल तो ठीक ही हो जाएगा भाई। दिल्ली बोलो, नई दिल्ली बोलो, एक ही बात है। पर कभी मान लो बाई चांस किसी बच्चे ने आपसे पूछ लिया, आपके बच्चे ने आपसे पूछे भविष्य में कि पापा दिल्ली को फिर नई दिल्ली क्यों कहते हैं? इन दोनों में अंतर है। अगर जिसको नहीं पता, मैं समझा रहा हूं आपको दोस्तों। जो आप ये मुख्यमंत्री देख रहे हो ना कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, रेखा जी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, 70 विधानसभा सीट इसके अंदर आती है, वो पूरा दिल्ली है बेटा। वो पूरा क्या दिल्ली है दोस्तों ना, ये पूरा दिल्ली हो गया। इसके अंदर 70 विधानसभा सीट इसमें आती है, 70 विधानसभा सीट जो आपकी उसमें आती है। यहाँ का मुख्यमंत्री होता है, यहाँ का मुख्यमंत्री है। गवर्नर जो आपके पूरा की पूरा जो गवर्नर है, जो प्रशासन है, वो इसको चलाएगा। ये पूरा दिल्ली होता है बेटा ना। इसी को हम लोग एनसीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग एनसीटी कहते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ना। इसी को बोलते हैं एनसीटी बोलते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। और दोस्तों इसी दिल्ली के अंदर एक विधानसभा सीट नई दिल्ली है, जहां से अरविंद केजरीवाल जी इस बार चुनाव हारे। आपने इस बात पर और नहीं दिया होगा उस समय कि अरविंद केजरीवाल जी नई दिल्ली से चुनाव हारे थे और प्रवेश पर जी जो है वो नई दिल्ली से चुनाव जीते थे ना। दोस्तों इसी दिल्ली में एक इलाका कौन सा है? वो है नई दिल्ली का। इसी दिल्ली में एक इलाका कौन सा आपके, एक विधानसभा सीट कौन सी है? नई दिल्ली। ये वही क्षेत्र है जहां पर राष्ट्रपति भवन है, जहां पर हमारी पार्लियामेंट है, और जो भारत की राजधानी है, जो भारत की राजधानी है। अब बताओ कितने लोग इस बात को जानते थे? बताओ कितने लोग इस बात को? और कमाल की बात है कि आज तक आपने जानने का प्रयास भी नहीं किया। देखो सारी बातें तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, ये तो बाई चांस अभी मेरे दिमाग में आ गया, ये वाला प्रायद्वीप भारत दक्कन के पठार से मैंने आपको समझा दिया। खुद प्रयास किया आपने कभी? हाँ, प्रयास करते तो पता लग जाता आपको, प्रयास करते तो आपको पता लग जाता, पर आपने कोई प्रयास नहीं किया इस बात के लिए, है ना। आपको पता है भारत की राजधानी नई दिल्ली है।
हाँ, आप दिल्ली बोलो वो अलग बात है, आप बोले कुछ भी बोल दो ना, दिल्ली कहो नहीं दिल्ली कहो एक ही बात है, पर भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। ये राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, ये वाला जो इलाका है वो कौन सा है? वो कर्तव्य पथ वाला जो इलाका है वो नई दिल्ली के अंदर आता है। नई दिल्ली जो है वो इसका एक पार्ट है। नई दिल्ली पूरी दिल्ली का ना, दिल्ली को बोलते हैं एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी बोलते हैं इसको, इसी का पार्ट कौन आपकी नई दिल्ली है। इसको पहली बार पता लगा वो दिल बताओ मुझे, इससे मुझे समझ में आया। ये बैच है ना, ये बैच आपका फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जिस प्रकार घर अगर आपको बनाना हो तो उस घर से पहले उसकी नींव बनानी पड़ती है ना, ये बैच वो है, ठीक है। चलिए जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो ऐसे बना लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए बना लो, मैं मिटाऊंगा नहीं इसको, आप बना लीजिएगा इसको अच्छे से। चलिए, तो ये प्रायद्वीपीय भारत जो है वो आपके सामने 3 और से 5 से घिरा हुआ इलाका है। अब एक बार हम इसकी बाउंड्री बना लेते हैं कि भाई प्रायद्वीपीय भारत भारत में कहाँ-कहाँ फैला हुआ है, ठीक है। तो इसकी सीमा की बात करते हैं ना, तो प्रायद्वीपीय तो भारत है। देखो प्रायद्वीपीय भारत की शुरुआत होती है कहाँ से? अरावली पर्वतमाला से। ये हो गया हमारा अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वत श्रृंखला। तो जो प्रायद्वीपीय जो भारत है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इस अरावली, इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, अलग से पढ़ेंगे ना। तो अरावली पर्वतमाला से इसकी शुरुआत होती है, प्रायद्वीपीय भारत की शुरुआत होती है। इसकी बाउंड्री यहाँ पर आपके सामने है, इसकी बाउंड्री यहाँ पर, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों ना, इस अरावली के बाद में, इस अरावली के बाद में यहाँ पर आपको जो है ये पूरा की पूरा ये गुजरात के आसपास समाप्त होगी। अरावली कहाँ पर होगी? गुजरात के आसपास। यहाँ पहाड़ी कौन सी है? गिर पहाड़ी। यहाँ पहाड़ी है गिर पहाड़ी जो गुजरात के अंदर है। और गुजरात से आप जानते हो क्या स्टार्ट होता है? गुजरात से पश्चिमी घाट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो गुजरात से पश्चिमी घाट जो है ये स्टार्ट होगा, ठीक है। तो गुजरात से पश्चिमी घाट जो है ये आपका स्टार्ट हो गया। तो गुजरात से पश्चिमी घाट जो है ये आपका यहाँ पर स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर पश्चिमी घाट आपका एंड हो गया, तो ये हो गया पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, ठीक है। और यहाँ पर हो गया नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी में पश्चिमी घाट आपके समाप्त हो जाता है। एक्चुअली में नीलगिरी की पहाड़ी में पश्चिमी घाट पूर्वी घाट जो है वो आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। तो इधर की साइड कौन है? तो इधर की साइड जो है वो हो गया आपका पूर्वी घाट, ये हो गया पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट में नीलगिरी की पहाड़ी में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिल जाते हैं। इसके बाद 2 पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी, मैं आपको आगे भविष्य में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये जहां पर आप पहुंचता है उसका नाम क्या है? इसका नाम है राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर राजमहल की पहाड़ी तक पहुंच जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये राजमहल की पहाड़ी तक पहुंचता है। और फिर दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे, यहाँ बहुत सारी चीजें आने वाली है, जो कि कोई पठार आएगा, कोई मैदान आएगा, कोई पर्वत चोटी आएगी, तो ऐसे यहाँ पर। तो ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत आपके सामने यहाँ पर बन गया, ठीक है। इसी प्रायद्वीपीय भारत का एक हिस्सा जो है मैंने आपसे पहले लिखा हुआ है, यह कौन सा है? यह आपका मेघालय। तो मेघालय भी किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय जो भारत है उसका हिस्सा है मेघालय। सभी को हम अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार बाउंड्री ड्रॉ कर रहा हूं ना, तो मेघालय जो है वो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ठीक है। अब दोस्तों ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, इस अरावली के बाद में यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखला आपकी वो विंध्य पर्वत श्रृंखला भी दोस्तों आएगी। इसके अलावा अच्छा अरावली कहाँ पर समाप्त होती है? ऊपर दिल्ली में। कहाँ पर होती है? ये दिल्ली में एंड होती है, अभी आपको अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। दिल्ली में समाप्त होती है, तो ये इसकी पूरी बाउंड्री है। दक्कन ट्रैप इसी का हिस्सा है, जैसे दिल्ली का हिस्सा नहीं दिल्ली है, ऐसे प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा कौन? दक्कन ट्रैप, ठीक है। दक्कन ट्रैप प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ठीक है। वो भी आगे आपके सामने खोल के रखने वाला हूं, चिंता मत कीजिए। तो ये इसकी बाउंड्री जो मैंने आपको बनाई, मोटा मोटी बाउंड्री जो है आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। बनाना मेरी हर चीज को बनाना है, जो मैं यहाँ पे लिखूं, जो मैं बनाऊं यहाँ पर आपको अपनी कॉपी के अंदर ड्रॉ करना है, पेपर आपको देना है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये एक तरह से आपकी बाउंड्री जो आपके सामने यहाँ पर ना वो अलग से पढ़ा दूंगा, चिंता मत कीजिए। आपने ड्रॉ किया एक बार? बताओ मुझे। अभी पढ़ा रहा हूँ। विंध्य पर्वत कहाँ पर है? तो विंध्य आपको यहीं पर है, ये विंध्य पर्वत हो गया, इसे बोलते हैं विंध्य पर्वत। क्या बोलते हैं इसको? विंध्य पर्वत कहते हैं इसको, इसे क्या बोलते हैं? विंध्य पर्वत कहते हैं। फिर इसके नीचे नदी जाती है, इस नदी का नाम क्या है? नर्मदा नदी। फिर एक पर्वत वापस और आएगा, इसका नाम क्या है? सतपुड़ा पर्वत। और इस सतपुड़ा पर्वत के नीचे फिर एक नदी और जाएगी, इसका नाम क्या है? ताप्ती नदी। अब इसके बाद में स्टार्ट होगा दक्कन ट्रैप। इसके बाद में ये जो पूरा इलाका है इसको बोलते हैं दक्कन ट्रैप, ठीक है। ये ऐसे होता है एक्चुअली में। विंध्य पर्वत, ये क्रम पूछता है, चारों क्रम क्या है? विंध्य, नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती, ये चारों का क्रम है, उत्तर से दक्षिण की ओर। विंध्य पर्वत, नर्मदा नदी, सतपुड़ा पर्वत और आपके कौन सी है? और आपका इसके अलावा जो है वो होगी आपके ताप्ती नदी, ठीक है। ये चारों का क्रम है। इसके नीचे दक्कन ट्रैप आता है, कौन सा आता है? दक्कन ट्रैप इसके नीचे आता है। ये पहाड़ी कौन सी? ये पहाड़ी आपकी अरावली पहाड़ी। कौन सी है? ये पहाड़ी आपकी अरावली पहाड़ी। हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? अरावली जो पर्वतमाला यहाँ से शुरुआत करने वाले, ठीक है। पहले हम अरावली को पढ़ेंगे, उसके बाद विंध्य को पढ़ेंगे, सतपुड़ा को पढ़ेंगे, दक्कन ट्रैप को पढ़ेंगे, पश्चिमी घाट को पढ़ेंगे, पूर्वी घाट को पढ़ेंगे, यहाँ पर नागपुर का जो पठार है उसको पढ़ेंगे, ये मेघालय को पढ़ेंगे, और फिर नीचे जो आपके कार्डमम हिल और आपके अन्नामलाई की पहाड़ी को पढ़ेंगे। तो शुरुआत हम यहाँ से करने वाले, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लिखना आप लोग अरावली पर्वतमाला, देखिए अरावली पर्वतमाला। अच्छा अरावली की लोकेशन अगर आपसे पूछी जाए कहाँ पर है, देखो यह हमारा जो भारत हो गया, इस भारत में यह आपके दिल्ली यहाँ पर है और ये गुजरात है ना। तो इस दिल्ली से गुजरात जो है ये अरावली की लोकेशन है। यहाँ पर पोरबंदर स्थान है और यहाँ पर आपके गुजरात में यहाँ से स्टार्ट होता है और ये आपकी दिल्ली तक जाता है, ठीक है। तो ये अरावली क्या आपके अरावली की क्या आपके ये अरावली की लेंथ है। तो गुजरात, राजस्थान और आपके कौन सा पास पहुंचता है? दिल्ली के अंदर पहुंच जाता है, अलवर से निकल करके दिल्ली पहुंच जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो लिखिएगा एक बार मैं इसको बना देता हूँ आपके सामने, ये अरावली पर्वत बनाना, ठीक है। ये अरावली मान लीजिए, ये अरावली कहाँ से स्टार्ट होती है? गुजरात से। कहाँ से स्टार्ट होती है? गुजरात से। गुजरात में स्थान कौन सा? पालमपुर। गुजरात में पालमपुर स्थान यहाँ से स्टार्ट होती है। और ये जाति कहाँ पर है? ये जाती है रायसीना पहाड़ी। रायसीना पहाड़ी वही स्थान है जहाँ पर राष्ट्रपति भवन है। यहीं पर कौन सा भवन है आपके? राष्ट्रपति भवन है। तो रायसीना पहाड़ी जो है नई दिल्ली यहाँ पर ही जाती है, ठीक है। तो गुजरात के पालमपुर से लेकर के रायसीना पहाड़ी राष्ट्रपति भवन तक जो है ये इसका विस्तार। इसकी कुल लंबाई की बात करूँ आपसे तो 692 किलोमीटर जो है ये इसकी कुल लंबाई है। तो कुल लंबाई पूछो कितनी है? कुल लंबाई जो है इसकी 692 किलोमीटर जो है वो कुल लंबाई है, 692 किलोमीटर। इसमें से अधिकतम कहाँ पर है? इसका जो अधिकांश भाग है वो कहाँ पर है? तो अधिकांश ये राजस्थान के अंदर ही है, ठीक है। अधिकांश राजस्थान में 550 किलोमीटर केवल राजस्थान में,
बस गुजरात से तो स्टार्ट होती है और दिल्ली में अंत होती है, बाकी पूरा का पूरा हिस्सा कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर आता है अरावली का, ठीक है। अरावली विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। वर्तमान में ये इस पूरे क्रम में दोस्तों नहीं है, अगर आप कभी दिल्ली या अलवर जाओगे या फिर उस मार्ग पे जाओगे आप जो है, तो आपको महसूस होगा कि अरावली बीच बीच में आपकी कट चुकी है ना, इनकी हाइट बहुत कम हो चुकी है, लोगों ने इसको पत्थर निकालने के लिए काट लिया, ठीक है, लोगों ने रास्ता बना लिया आपके ना, या फिर हवाओं के कारण जो आपकी जो है घिस चुकी है। तो अरावली वर्तमान में एक पूरा की पूरा आपके कंटिन्यू नहीं है, इस प्रकार हिमालय ऐसे अरावली नहीं है, हिमालय तो आपके नया बना हुआ है, इसलिए पूरा कंटिन्यू है ना, क्योंकि अरावली रेसिड्यूअल हो चुका है, अवशिष्ट पर्वत हो चुका है। तो विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से है, लेकिन ध्यान रखना ये अवशिष्ट पर्वत है, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए मेरी बात को, देखिएगा, विश्व की सबसे प्राचीनतम विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, ठीक है। वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत हो चुका है। अवशिष्ट का मतलब होता है रेसिड्यूअल, कटा फटा हो चुका है, कहीं पर हाइट बहुत कम है, कहीं पर गैप बहुत अधिक हो गया बीच में, तो ये अरावली हो गया, ठीक है। अच्छा, इस अरावली की हाईएस्ट पीक की बात करूं आपसे कौन सी है? तो इसी अरावली की जो हाईएस्ट पीक है वो यहां पर आपको मिल जाएगी। इस अरावली की जो हाईएस्ट पीक है वो यहां आपको मिलेगी। यह स्थान कहां पर है? राजस्थान के अंदर, क्योंकि अधिकांश भाग राजस्थान में है। राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सिरोही डिस्ट्रिक्ट, सिरोही जिले के अंदर। और स्थान कौन सा है? माउंट आबू, माउंट आबू स्थान हो गया। और चोटी का नाम क्या है? चोटी का नाम है गुरु शिखर, चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। तो सवाल पूछे कि भाई अरावली की, सवाल पूछो कि अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो देखो अरावली की सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन सी है? गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो हाइट है, ये हाइट का सिंबल किसमें होता है? ज्योग्राफी के अंदर 1722 मीटर जो है ये इसकी ऊंचाई है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट आबू के अंदर सिरोही जिले के अंदर आपके गुरु शिखर चोटी इसका नाम है। और अरावली की हाईएस्ट पीक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के पास में दोस्तों एक मंदिर भी है यहाँ पर ना, कभी आप जाओगे तो चेक करना, इसी के पास में आपको एक मंदिर भी यहाँ पर मिलने वाला है दोस्तों। इसी के पास में एक मंदिर भी आपको ऐसे मिल जाएगा, यहाँ पर एक मंदिर भी आपको यहाँ पर ऐसे मिलने वाला है, ठीक है। और इस मंदिर का नाम क्या है? इस मंदिर का नाम है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। क्या नाम है? दिलवाड़ा का बड़ा फेमस मंदिर है ये, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। ये भी कहाँ पर है? ये भी सिरोही के अंदर ही है, ठीक है। किस शैली में बना हुआ है? नागर शैली में। जो नॉर्थ के मंदिर होते हैं उनकी शैली कौन सी है? नागर शैली। साउथ के जो मंदिर है उनकी शैली कौन सी? द्रविड़ शैली, ठीक है। तो ये नागर शैली के अंदर बना हुआ है। अरावली के बारे में आपको इतनी सारी बातें पता होनी चाहिए ना। अरावली का हाईएस्ट पीक कौन सा है और इसकी कुल लंबाई कितनी है, राजस्थान में कितनी है, कहाँ से चालू होता है, कहाँ पर समाप्त होता है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। देखो मैं राजस्थान की क्लास नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये बात आपको, इस क्लास के अंदर जो है वो यूपी का बच्चा भी होगा, बिहार का भी होगा, तो मैं पूरे भारत में सवाल कहाँ से बन सकता है वो आपको पढ़ा रहा हूँ। जब राजस्थान की बात करेंगे तो उसमें तो बहुत सारी चोटियां और भी आएंगी ना, जरगा पहाड़ी भी आएगा, बहुत सारी चोटी और भी आएंगी। पर राजस्थान की क्लास नहीं चल रही है, ये भारत का भूगोल चल रहा है, उसके हिसाब से मैं आपको मोर देन सफिशिएंट लिखवा रहा हूँ अरावली के बारे में। इतनी सारी बातें आपको अरावली के बारे में पता होनी चाहिए। ऐसे बनाना है इसको, सेम टू सेम ऐसे ही। भाई आपको पता तो हो ना कि ये कभी मान लो बाई चांस चलो कभी पूछा नहीं गया, पर सवाल पूछ ले कि अरावली किस दिशा के अंदर है, ऑप्शन आ जाए उत्तर पूर्वी के अंदर है, उत्तर पश्चिमी के अंदर है, तो आपको अगर ये डायग्राम पता है तो आप कर पाओगे, ठीक है। ऐसे आप बनाओगे और ऐसे यहाँ पर ऐसे बना दोगे, ये अरावली है, तो आप कर पाओगे। इसकी डायरेक्शन क्या आपकी? तो नॉर्थ वेस्ट हो गई, और ये हो गई कौन? ये नॉर्थ ईस्ट हो गई, और ये हो गया आपके साउथ वेस्ट। तो ये इसकी वो है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की हो, तो कर पाओगे ना, इसलिए बनवाया मैंने डायग्राम, ठीक है। चलिए, तो ये अरावली पर्वतमाला आपके साथ, ठीक है। तो अरावली के बाद कौन आया? तो अरावली के बाद में जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सा है? विंध्य पर्वत श्रृंखला। चलिए मेरे साथ में लिखिएगा, नंबर सेकंड लिखिए, विंध्याचल। विंध्याचल, अगर आप हिंदी की क्लास में होते तो मैं आपको समझाता कि विंध्याचल के आगे पर्वत नहीं लगाना, क्योंकि अंचल ही आपके पर्वत है ना, तो विंध्य पर्वत लिखिए या विंध्याचल लिख दीजिए, एक ही बात है, पर ये क्लास हिंदी की नहीं, ठीक है। तो जो विंध्याचल पर्वत है आपके, जो विंध्याचल है हमारा, जो विंध्य पर्वत है, हम लोग सोचते हैं कि केवल मध्य प्रदेश के अंदर, ऐसी हमारी भ्रांति है कि विंध्य पर्वत केवल मध्य प्रदेश में, पर नहीं है ऐसा। मैं आपको बताऊं तो विंध्य पर्वत जो गुजरात से स्टार्ट होता है, हाँ इसका अधिकांश भाग मध्य प्रदेश के अंदर आता है, लेकिन समाप्ति इसकी बिहार के अंदर होती है। तो विंध्य पर्वत जो है वो 3 राज्यों में फैला हुआ है, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार। हाँ ये बात है कि इसका सर्वाधिक भाग कहाँ पर है? सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश में। अब गुजरात में इसको अलग नाम से जानते हैं, एमपी में इसको अलग नाम से जानते हैं, और बिहार में इसको अलग नाम से जानते हैं। तो इसके दोस्तों नाम जो है वो अलग अलग नाम है, इसके नाम अलग अलग नाम है। इसकी 3 पर्वत श्रृंखला हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो तो जो विंध्य पर्वत है आपके, वो कुछ ऐसे आप बना दीजिए, ये ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। ये हो गया विंध्य, इसका नाम विंध्य नहीं है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के अंदर, कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर। इसे बोलते हैं भांडेर, है विंध्य का ही पार्ट, पार्ट किसका? विंध्याचल का है, पर इसका नाम भांडेर है ना। ये कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर, और इसे बोलते हैं कैमूर। तो जो विंध्य पर्वत है इसी को बिहार में क्या बोलते हैं? कैमूर। जो विंध्य पर्वत है इसी को बिहार में कैमूर कहते हैं। तो ये पूरा की पूरा आपका विंध्याचल हो गया, पूरा की पूरा विंध्य पर्वत हो गया। हम इसी को मान लेते हैं केवल विंध्य पर्वत नहीं, ये पूरा की पूरा हिस्सा जो है वो विंध्याचल का हिस्सा है। कौन कौन सा? विंध्य पर्वत, भांडेर और कैमूर, ये तीनों की तीनों इसी का पार्ट, ठीक है। सवाल पूछा आपसे कि इस विंध्याचल की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो सर्वोच्च चोटी इसकी पूछूं आपसे कौन सी है, तो वो इस भांडेर के अंदर है। कहाँ पर है? इस भांडेर के अंदर। तो भांडेर में, इस भांडेर में इसकी सर्वोच्च चोटी है, इस भांडेर में इसकी सर्वोच्च चोटी किसकी है? विंध्याचल की। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कालूनर या फिर गुडविल पीक। क्या नाम है इसका? इसका नाम है कालूनर या फिर गुडविल पीक, कालूनर या फिर गुडविल पीक इसका नाम है इसमें भांडेर में। अब सोचो अगर आप केवल इसी को विंध्य मार दें तो फिर कालूनर कैसे आपने हाईएस्ट पीक बोल दी? एक्चुअली हमने हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं किया, हमने बस 4 लाइनें याद करी कि विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश में, इसकी हाईएस्ट पीक कालूनर या फिर गुडविल पीक है, बस खत्म कर दिया हमने। हमने कभी मैप बना के समझने का प्रयास नहीं करा कि विंध्य जो पर्वत है आपके, ये पूरा जो पर्वत है आपके, ये पूरा पर्वत आपके गुजरात के अंदर कुछ हिस्सा है इसका, मध्य प्रदेश में भी अधिकांश हिस्सा है, और बिहार में इसका हिस्सा है। बिहार में कैमूर की पहाड़ी कहते हैं विंध्य पर्वत को, बिहार में कैमूर इसका हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बिहार के अंदर। अच्छा दोस्तों ये लाइन आप लिख लो मेरे साथ में, लिख लो, देखिए विंध्याचल की, विंध्याचल की सर्वोच्च चोटी कालूनर ओब्लिक
भी किसका, भांडेर का हिस्सा, ठीक है। अब देखिए मैंने आपसे कहा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि अगर दोस्तों इसको हम अगर मैप में अगर देखना चाहें, तो अगर हम इसको इस मैप में देखना चाहें तो देखिएगा यहाँ पर दोस्तों कहीं आपको यहाँ पर जो है यह चोटी आपको यहाँ पर दोस्तों नजर आने वाली है, ठीक है। तो कुछ आपके ऐसे यहाँ पर फैली हुई है, ठीक है, कुछ यहाँ पर ऐसे जो है वो फैली हुई है ना, तो ये जो है आपके विंध्य पर्वत होगी, ठीक है। अच्छा इसके नीचे एक नदी कौन सी आएगी आपकी, इसके नीचे नदी आती कौन सी, नर्मदा नदी, ठीक है। इसके नीचे फिर नदी आती ताप्ती नदी, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी नदी आपकी आएंगी, ठीक है। यहाँ पर जो नदी आपकी ये बहुत सारी नदी आपके ऐसे भी जाने वाली है। तो जो विंध्य पर्वत है ना, यहाँ से कुछ नदियां तो ऐसे जाएंगी इधर की ओर, ठीक है, और कुछ नदियां ऐसे की ओर जाएंगी। मतलब ये जो विंध्य पर्वत है ये नदियों में विभाजन का काम कर रहा है, जल के विभाजक के रूप में काम करता है। इसलिए आपने सुना होगा जो विंध्य पर्वत है वो भारत का एक जल विभाजक है, नदियों की दिशा चेंज कर रहा है। नदियां कुछ ऐसे जा रही है, कुछ ऐसे जा रही है, तो नदियों का दिशा जो है वो चेंज कौन करता है, विंध्यन करता है। इसलिए इसको भारत का जल विभाजक कहते हैं, इसको विंध्यन को। तो मेरे साथ लिखिए, देखिए विंध्यन पर्वत भारत में जल विभाजक के रूप में कार्य करता है, रूप में कार्य करता है, ठीक है। इसके नीचे साउथ में नदी जा रही है, कौन कौन सी, नर्मदा जा रही है, ऊपर अलग से नदी जा रही है आपकी, तो जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। आपको ध्यान रखना है कौन, विंध्य पर्वत जो है जल विभाजक के रूप में काम करता है। इसके नीचे नदी कौन सी जा रही है, तो इसके नीचे जो नदी जा रही है आपकी वो नदी कौन सी है, वो नदी आपकी नर्मदा नदी होगी। तो विंध्य पर्वत में सबसे सवाल पूछा आपसे कि विंध्य पर्वत की हाईएस्ट पीक, अच्छा क्या लग रहा है आपको सवाल आया होगा नहीं आया होगा कहीं पर, देखते हैं भाई कहीं पर आया नहीं आया, पर मुझे लगता है कि सवाल दोस्तों आया होगा। मुझे तो लग रहा है सवाल पक्का कहीं ना कहीं आया होगा, फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार, फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार। आप लिखो सवाल आपका एक भी गलत नहीं होगा, इतना मान के चलना, ठीक है। सवाल आपका एक भी गलत नहीं होगा ना, आया हुआ है, कोई बात नहीं। एमपी के एग्जाम में मैं सवाल दिखा देता हूँ आपको ना, एमपी के एग्जाम में आया हुआ है, सवाल दिखा देता हूँ आपको। देखो सवाल देखो, बताओ इसका आंसर क्या है, जो मैंने आपसे सवाल पूछा है इसका आंसर क्या है। मेघालय बेटा इसका पार्ट नहीं है ना, मेघालय इज नॉट द पार्ट ऑफ विंध्यन, मेघालय इज द पार्ट ऑफ सतपुड़ा। विंध्यन श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है, बताओ क्या है। ये पूरे को विंध्यन बोलते हैं, इसका कुछ पार्ट क्या है मध्य प्रदेश में, सॉरी गुजरात में, ठीक है, बताओ। जल्दी बताओ एबीसीडी क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ क्या आंसर इसका आने वाला है। ठीक है, बुडगिल सिख आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है इसका विंध्याचल। नंबर 3 लिखो सतपुड़ा, विंध्याचल के बाद कौन आ गया, सतपुड़ा। सतपुड़ा पहाड़ी एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी यही है एक तरह से ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सतपुड़ा पहाड़ी। अच्छा बनाओ एक बार, देखो मैंने आपको कहा कि ये तो कौन हो गया, ये तो हो गया आपका विंध्यन पर्वत, ये तो हो गया विंध्यन पर्वत, ठीक है। और इस पर्वत के नीचे से एक नदी कौन सी चली गई आपके, इसके नीचे से नदी चली गई आपके नर्मदा नदी, ठीक है। इसके नीचे से नदी कौन सी गई आपके, नर्मदा नदी जो आपकी वो इसके नीचे चली गई, ठीक है। इसके बाद कौन आ रहा है, इसके बाद सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। यह भी दोस्तों ऐसे फैला हुआ है, अरे समझ लो जिंदगी में सतपुड़ा पर्वत आपकी ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। ये भी गुजरात के अंदर है, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर दोस्तों आपकी यह जो आपकी वो कहाँ कहाँ पर, ये तो विंध्य पर्वत हो गया, ये नर्मदा नदी हो गई आपकी, तो ये जो आपकी वो कुछ ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत जो है वो कुछ ऐसे फैला हुआ है, तो ये गुजरात के अंदर भी है, ठीक है। गुजरात में इसका अलग से नाम है गिरिराज पीपला, क्या नाम है, गिरिराज पीपला। तो गिर पहाड़ी सुना होगा आपने, राजपीपला पहाड़ी सुना होगा, इसे गुजरात में अलग से नाम है इसका गिरिराज पीपला पहाड़ी। ये गुजरात में कहते हैं, क्या बोलते हैं, सतपुड़ा पहाड़ी को गुजरात में गिरिराज पीपला के नाम से जानते हैं। सतपुड़ा पहाड़ी को मध्य प्रदेश के अंदर महादेव पहाड़ी के नाम से जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सतपुड़ा पहाड़ी को मध्य प्रदेश के अंदर महादेव पहाड़ी के नाम से जानते हैं, सतपुड़ा पहाड़ी को ही छत्तीसगढ़ के अंदर आपके मेघालय पहाड़ी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये इसके नाम हो गए। अब बात करें सतपुड़ा पहाड़ी की हाईएस्ट पीक कौन सी है, सतपुड़ा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी। तो यहाँ पर दो चोटी हमारे काम की बेटा, एक तो महादेव की चोटी है, महादेव की चोटी का नाम क्या है, पंचमढ़ी। एक महादेव की चोटी है, इस चोटी का नाम क्या है, देखो पंचमढ़ी, सॉरी धूपगढ़, इस चोटी का नाम क्या है, धूपगढ़। कभी आप मध्य प्रदेश जाओगे घूमने तो वहां पर एक हिल स्टेशन है पंचमढ़ी, ठीक है, वो यहीं पर है, वो इसी चोटी के नीचे आपके हिल स्टेशन कौन सा, पंचमढ़ी। तो धूपगढ़ जो है सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, धूपगढ़। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, धूपगढ़, ठीक है। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, धूपगढ़। इसकी हाइट कितनी है, 13,513 मीटर। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन सी, धूपगढ़, इसकी हाइट कितनी है, 1350 मीटर। और इसी के नीचे कौन सा स्थान है, पंचमढ़ी। इसी के नीचे स्थान कौन सा है, इसी के नीचे जो स्थान है इसका नाम क्या है, इसका नाम है पंचमढ़ी। तो पंचमढ़ी कहां पर, मध्य प्रदेश में। एक पॉइंट लिखना है ध्यान पर मेरे साथ में, लिखिएगा सतपुड़ा पहाड़ी को, सतपुड़ा पर्वत को, सतपुड़ा पर्वत को मध्य प्रदेश में महादेव, सतपुड़ा पर्वत का मध्य प्रदेश में विस्तार महादेव पहाड़ी है,
जिसमें पंचमढ़ी हिल स्टेशन है। कहाँ पर? ये मध्य प्रदेश में। तो पंचमढ़ी जो हिल स्टेशन है आपके, वो इसी के अंदर है, ठीक है, ध्यान रखना आपको ना। तो पंचमढ़ी जो हिल स्टेशन है वो इसी के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, गुरुजी में मध्य प्रदेश है, ठीक है। एक नदी मैंने ऊपर बनाई थी आपको, उसका नाम है नर्मदा नदी, ठीक है। दोस्तों आपने सुना है एक चोटी का नाम सुना है, अमरकंटक, सुना होगा, अमरकंटक की पहाड़ी। और ये भी सुना होगा आपने, जो अमरकंटक है यहीं से क्या निकलती है? इसी अमरकंटक से निकलती है कौन? आपके नर्मदा नदी। तो ये अमरकंटक मेघालय की सर्वोच्च चोटी है। देखो अपने आप मैप बन रहा है, मैं तो केवल आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन देखो नर्मदा जो है वो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। तो आपको मैप में दिख भी रही है ना निकलते हुए। और अमरकंटक किसकी चोटी है? मेघालय की। ये भी आपको दिख रही है यहाँ पर। तो कोई सवाल पूछे कि भाई अमरकंटक किसकी हाईएस्ट पीक है? मेघालय की हाईएस्ट पीक है। सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक नहीं है, सतपुड़ा की तो हाईएस्ट पीक कौन सी है? धूपगढ़ है। सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक धूपगढ़ है। मेघालय की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। जहाँ से नदी कौन सी निकलती है? नर्मदा नदी आपकी यहाँ से निकलती है। तो मेरे साथ 2 पॉइंट लिख दीजिए, मेरे साथ इसको नोट कीजिए। देखो एक पॉइंट तो मैंने आपसे ये कहा, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़, ठीक है। देखिए मेघालय की सर्वोच्च चोटी, मेघालय की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है, जहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। तो यहीं से एक नदी इधर की ओर आती है, सोन नदी कहते हैं, मैं आगे पढ़ूंगा। यहीं से नदी आपकी सोन नदी जो है वो इधर की ओर आती है। तो हमने प्रायद्वीपीय भारत में एक तो पढ़ा अरावली, अरावली के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपको लिखा दिया। एक मैंने पढ़ा है कौन सा आपके, एक मैंने पढ़ा आपको विंध्यन पर्वत, ठीक है। और मैंने एक कौन सा पढ़ा आपको, एक मैंने पढ़ा आपको सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। मेघालय का विस्तार मध्य प्रदेश के अंदर भी है, ठीक है। अब इसके किनारे जबलपुर है, वो भविष्य की बात है। बांध कौन सा है वो नदी में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। अभी मैं ये नहीं पढ़ा रहा आपको, अभी मैं आपको सतपुड़ा पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इसका कुछ विस्तार मध्य प्रदेश के अंदर भी, ठीक है। मेघालय का कुछ विस्तार कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर भी। चले भाई लिख लिया। चले अच्छा, ये बना लिया आपने? अरे यस या नो तो करो, डायग्राम सारे बनाने, ठीक है, कोई भी छोड़ना नहीं है। हाँ वो आगे दिखाऊंगा कौन कौन सी नदी निकलती है, वो अभी का टॉपिक नहीं है ना। लिख लिया? चलिए अब देखिए, मैंने आपसे कहा विंध्य पर्वत, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा कि इसके नीचे से एक नदी निकल जाएगी जिसका नाम क्या है? नर्मदा नदी, ठीक है। फिर मैंने कहा आपसे इसके बाद फिर दोस्तों एक पर्वत आएगा, इसका नाम है सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। और फिर इसके नीचे से एक नदी और निकल जाएगी, इसका नाम क्या है? ताप्ती नदी। अच्छा अब आप ये देखो कि जो ये सतपुड़ा पर्वत है, यह दो नदी के बीच में ब्लॉक हो गया, यस या नो? देखो आप, जो सतपुड़ा पर्वत है वो दो नदी के बीच में ब्लॉक हो गया, यस या नो बताओ मुझे। आपको दिख रही है बात कि सतपुड़ा पर्वत जो है वो दो नदी के बीच में ब्लॉक हो गया, सतपुड़ा पर्वत जो है दो नदी के बीच में ब्लॉक हो गया। तो इसको ब्लॉक माउंटेन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन। अब देखिए आप, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, वो नदी की बात है, ठीक है। अभी की बात नहीं, नदी की बात है। वो आपको मैं नदी में पढ़ा दूंगा, ठीक है। पैसे लेने वाली बात नहीं, तो नदी में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखना, इसके बाद में स्टार्ट होता है हमारा क्या? इसके बाद में हमारा स्टार्ट होता है पश्चिमी घाट। इसके बाद में हमारा स्टार्ट होगा पश्चिमी घाट। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रायद्वीपीय भारत। पश्चिमी घाट निश्चित सवाल यहाँ से फंसता ही फंसता है, इस पश्चिमी घाट से पूरे आराम से ध्यान से चीजों को देखना है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? पश्चिमी घाट पढ़ने वाले हैं। पहली बात तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, देखिए आप एक बार आप अपने मैप में देख लीजिए। देखो यहाँ पर अब हम पढ़ने वाले किसको? अब हम पढ़ने वाले किसको? पश्चिमी घाट को, ठीक है। ये पश्चिमी घाट हो गया। तो गुजरात से स्टार्ट होगा, फिर महाराष्ट्र में आएगा, फिर गोवा में आएगा, कर्नाटक में आएगा, केरल में आएगा, तमिलनाडु में आएगा। यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी, तो मैंने आपको जंक्शन बनाया ना आपके केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, तो इसका जंक्शन है वो है नीलगिरी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी पहाड़ी। पश्चिमी घाट आपका यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। पश्चिमी घाट यहाँ पर आकर के समाप्त होगा। इसी पश्चिमी घाट को हम लोग क्या बोलते हैं? विष्णु पुराण के अंदर जो है, क्योंकि ये पश्चिमी घाट जो भारत की जो कोस्ट है उसके बिल्कुल लगातार चलता है, गैप नहीं है इसके अंदर ना। पश्चिमी घाट जो भारत की तट सीमा है इसके लगातार चलता है, इसलिए इसको सहयात्री कहा गया विष्णु पुराण के अंदर। आपने ये तो पढ़ा होगा आज तक कि पश्चिमी घाट को सहयात्री कहा गया, पर कहाँ कहा गया और क्यों कहा गया ये आपने नहीं पढ़ा। क्योंकि ये पश्चिमी घाट भारत की जो तटीय सीमा है उसके साथ साथ चलता है, और साथ साथ चलने वाले को विष्णु पुराण में सहयात्री कहा गया, इसलिए इसका एक नाम पश्चिमी घाट का सहयात्री भी है, ठीक है। इसके दो भाग दोस्तों होते हैं। यहाँ पर 16 डिग्री अक्षांश होता है गोवा में, इसके ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी सहयात्री और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी सहयात्री। इसका उत्तरी वाला भाग अभी बदलाव चिंता मत करना, इसका उत्तरी वाला भाग उत्तरी सहयात्री होता है, दक्षिण वाला भाग आपके दक्षिणी सहयात्री होता है, आपको ध्यान रखना है। तो जो उत्तरी सहयात्री है इसमें दो महत्वपूर्ण चोटी आती है, एक का नाम क्या है? एक का नाम है कालसुबाई, नाम सुना होगा आपने कालसुबाई, एक का नाम है महाबलेश्वर। तो कालसुबाई और महाबलेश्वर ये दोनों चोटी उत्तरी सहयाद्री के अंदर है। इसकी हाईएस्ट पीक पूछूं आपसे, जो उत्तरी सहयाद्री है इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? कालसुबाई है। कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर। ये जो आपके महाबलेश्वर है यहाँ से नदी कौन सी निकलती है? कृष्णा नदी जो है वो यहीं से निकलती है, महाबलेश्वर, ठीक है। इसके बाद आता है आपका दक्षिणी सहयाद्री, ठीक है। इसमें एक हाईएस्ट पीक कौन सी है? कुद्रेमुख, नाम सुना आपने कुद्रेमुख, ये यहाँ पर हाईएस्ट पीक है। दक्षिणी सहयाद्री की हाईएस्ट पीक कौन सी है? कुद्रेमुख। कहां पर है? कर्नाटक के अंदर। यहीं पर एक पहाड़ी कौन सी है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कौन सी? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। इसी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कौन निकलता है? इसी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी जो है आपकी उसका उद्गम होता है। इसी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। ये हो गई नीलगिरी पहाड़ी। इस नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तोता बेटा। क्या नाम है? तोता बेटा। ये इस नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। इसके बाद जो पहाड़ी है उन्हें बोलते हैं हम दक्षिण पर्वतीय पहाड़ी, ठीक है। इसके बाद जो पहाड़ी है इन्हें हम बोलते हैं दक्षिण पर्वतीय पहाड़ी। इसमें एक पहाड़ी का नाम क्या है? एक पहाड़ी का नाम है अन्नामलाई पहाड़ी, एक का नाम है कार्डमम पहाड़ी। भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है? कार्डमम पहाड़ी। यहाँ पर इलायची बड़ी मात्रा में होती है इसलिए इसका नाम क्या है? कार्डमम, हिंदी में कहते हैं इसको इलायची। तो भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है? कार्डमम पहाड़ी, ठीक है। और ये अन्नामलाई पहाड़ी।
अंदर एक चोटी कौन सी है? अनाई मुनि। अनाई मुनि। सवाल पूछे कि भाई प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? वो है अनाई मुनि। प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाई मुनि। आपको ध्यान रखना है, इस प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी आपसे पूछ सकता है। इस प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। हाँ, अभी दिखा दूंगा वो ना, द्रवकम की पहाड़ी भी दिखाऊंगा, बाबा बुदान की पहाड़ी भी दिखाऊंगा, कुछ चिंता मत कीजिए, पर ये आपको सारी बातें ध्यान रखनी है। अब इसी में मैप को अलग से बना रहा हूँ आपके सामने, इसी को निकाल करके अलग से सारी बातें आपको बना के बता रहा हूँ, ठीक है। तो लिखो पश्चिमी घाट, लगाओ हेडिंग पश्चिमी घाट, ये पढ़ने वाले हम लोग। लिखो पश्चिमी घाट, लिखो पश्चिमी घाट। लिखिए पश्चिमी घाट का विस्तार, पश्चिमी घाट का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु में। पश्चिमी घाट का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु में। अगला पॉइंट लिखिएगा, पश्चिमी घाट भारतीय पश्चिम तट के साथ साथ लगातार चलता है, लगातार चलता है, इसलिए इसे सहयात्री भी कहा गया है। सहयात्री भी कहा गया। कहां पर? विष्णु पुराण में। इसलिए इसे सहयात्री भी कहा गया विष्णु पुराण के अंदर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, लिखिएगा पश्चिमी घाट भारतीय पश्चिम तट के साथ साथ लगातार चलता है, इसलिए इसे सहयात्री भी कहा गया, ठीक है। आगे लिखिएगा नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी पश्चिम घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है, मिलन बिंदु जो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है, जो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नीलगिरी पहाड़ी पश्चिम घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है, जो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बनाइए आप मैप मेरे साथ में। दोस्तों ऊपर नदी कौन सी निकल रही है? ताप्ती नदी, यहां तक हम लोग पहुंच गए थे। इसके बाद मैंने आपसे कहा ये पश्चिमी घाट है, और ये स्थान कौन सा है? ये हो गया नीलगिरी पहाड़ी, ये स्थान है नीलगिरी, ये पूरा आपका पश्चिमी घाट हो गया, ठीक है। इसी पश्चिमी घाट में ये हो गया 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। इसके ऊपर वाला जो हिस्सा क्या कहलाएगा? इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कहलाएगा उत्तरी सहयात्री, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो कहलाएगा दक्षिणी सहयात्री, दक्षिणी सहयात्री, ठीक है। अब देखिए अगर इसके राज्यों की बात करूं आपसे, तो यहां पर गुजरात, यहां महाराष्ट्र, ठीक है, थोड़ा महाराष्ट्र कम कर दूं, ये महाराष्ट्र मान लो, ठीक है। यहां पर गोवा, यहां पर कर्नाटका, यहां पर केरल और यहां तमिलनाडु, ठीक है। ये इसका विस्तार हो गया, ये तो हम पहले लिख चुके हैं, फिर मैंने आपको लिख दिया, ठीक है। अब आते हैं चोटियों की बात करते हैं, देखिएगा इस महाराष्ट्र में 1 और 2, तो महाराष्ट्र की चोटी कौन सी है? वो है कालसुबाई, है कहां पर? महाराष्ट्र। कालसुबाई है कहां पर? महाराष्ट्र। लिखिए उत्तरी सहयाद्री की सर्वोच्च चोटी, ठीक है। एक चोटी है महाबलेश्वर, ये भी कहां पर है? महाराष्ट्र में। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान, देखो कृष्णा नदी का उद्गम स्थान ऐसे निकलती है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? महाबलेश्वर। कौन सा है? महाबलेश्वर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां की बात करूंगा आपसे, तो लिखो, लिखो कुद्रेमुख, कहां है? कर्नाटक में। लिखो दक्षिण सहयाद्री की सर्वोच्च चोटी, दक्षिण सहयाद्री की सर्वोच्च चोटी, ठीक है। इसी कुद्रेमुख के पास में क्या है? इसी कुद्रेमुख के पास में लिखना, यहीं पर बाबा बुदान की पहाड़ी, यहीं पर बाबा बुदान की पहाड़ी कर्नाटक के अंदर। बाकी आप जानते हो किसके लिए फेमस है? कॉफी का उद्गम स्थान, कॉफी का जो उद्गम स्थान है भारत में वो कौन सा है? बाबा बुदान की पहाड़ी, ठीक है। इसके नीचे चोटी कौन सी है आपकी? तो कुद्रेमुख हो गया आपके, कुद्रेमुख तो आपके यहाँ पर हो गया, यहीं पर आपकी ब्रह्मगिरी है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो है ये कर्नाटक के अंदर, ठीक है। कावेरी नदी का उद्गम स्थान, कावेरी नदी का उद्गम स्थान, यहीं से नदी कौन सी निकलती है आपकी? यहीं से नदी जो आपकी वो निकलती कौन सी? कावेरी नदी। तो कावेरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो कौन सा है? वो है आपकी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ठीक है। कर्नाटक में कोडागु जिले के अंदर, आगे आपको पढ़ाएंगे सारी बातें, चिंता मत कीजिए, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद नीलगिरी की बात करूं आपसे, तो जो नीलगिरी है, पहली बात तो ये 3 राज्यों में, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन तीनों के ट्राई जंक्शन के ऊपर नीलगिरी। पश्चिम और पूर्व का मिलन बिंदु को तो लिखा चुका हूं ना। देखो इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गोदा बेटा,
इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तोता बेटा। यहाँ पर जनजाति कौन सी मिलती है? टोड़ा। इस टोड़ा की खास बात क्या है? आपने तो सुना होगा बहुपत्नी विवाह ना, टोड़ा की खास बात है बहुपत्नी विवाह, तो लिखना टोड़ा की खास बात क्या है? बहुपत्नी विवाह। तो टोड़ा जनजाति है, इसकी खास बात क्या है? बहुपति विवाह, आपको ध्यान रखना। तो नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है तोता बेटा, ध्यान रखना। और टोड़ा जनजाति मिलती है यहाँ पर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में स्थित है नीलगिरी पहाड़ी। ये भी सवाल पूछ सकता है आपसे। और नीलगिरी जो आपके जो ये नीलगिरी जो है आपके, इस नीलगिरी में एक सवाल और पूछता है कि भारत का सबसे प्राचीनतम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा? नीलगिरी है, ठीक है। भारत का सबसे प्राचीनतम जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो भी नीलगिरी है, ठीक है। 1986 के अंदर ये आपके जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र आपके बना था, यूनेस्को के अंदर भी शामिल है। तो लिखना मेरी बात आपको, लिखिएगा इस नीलगिरी में एक पॉइंट और लिखिए। 1986 में ये जो है, अच्छा मैं आगे दिखा दूंगा इसको, आगे दिखा दूंगा, छोड़ो यहाँ पर, तो यहाँ की स्पीच नहीं करते, आगे दिखा दूंगा, ठीक है। इसको मैं आपको आगे दिखा दूंगा ना। अच्छा, इसी नीलगिरी में एक बड़ा फेमस टूरिस्ट प्लेस है और आपने जिसका नाम सुना होगा, बड़ा फेमस टूरिस्ट प्लेस कहाँ पर है? नीलगिरी के अंदर है। और इसका नाम है, मैं दूसरा नाम लिख रहा हूँ, आप जो जानते हो दूसरा नाम है, मैं दूसरा नाम लिख रहा हूँ आपके बिना। जो बड़ा फेमस टूरिस्ट प्लेस आपकी नीलगिरी पहाड़ी के अंदर, उसका नाम क्या है? उसका नाम है, लिखना आपकी, उसका नाम लिखिए उद्गम मंडलम। क्या है? उद्गम मंडलम। तो उद्गम मंडलम, उदक मंडलम, ये कौन सा नाम है गुरुजी? ये तमिलनाडु में, ये बहुत फेमस है। हाँ भाई साहब, बहुत ही फेमस है। पर आप इसको क्या दूसरे नाम से जानते हो? आप इसको उदक मंडलम के नाम से नहीं जानते हो। ये 2637 मीटर है ना, ये जो आपके 2637 मीटर तोता बेटा। एक बच्चा पूछ रहा है इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर जो है ये इसकी ऊंचाई है, ठीक है। आप जानते हो क्या? हाँ ऊटी। अरे ऊटी रसगुल्ला, ऊटी बोलते हैं इसको ना, ऊटी। अरे मैं कह रहा गुरुजी हमने ऊटी देखा ही नहीं है, शादी के बाद देख के आना ऊटी, ऊटी जो है रसगुल्ला ना। हाँ ऊटी मैं आपको वीडियो में दिखाऊं, अगर आप कहो तो मैं ऊटी आपको वीडियो में दिखा सकता हूँ, ठीक है। एक फिल्म आई थी साजन नाम की, आपने देखी थी वो फिल्म? साजन नाम की फिल्म आई थी, शायद देखी होगी आपने, साजन नाम की फिल्म थी, बहुत पुरानी थी, तुम्हारे टाइम की नहीं, बहुत पुराने टाइम की ना। एक ढूंढता हूँ मिल जाए तो। ये साजन फिल्म की शूटिंग ऊटी हुई है। तुम देख लेना यार। हाँ संजय दत्त वाली, सलमान खान वाली, हाँ वही हुई ऊटी में ना। ये लिखा आपने? फोटो बनाएगा आपने? बताओ मुझे फटाफट, जल्दी फोटो बना लिया आपने? कालसुबाई, महाबलेश्वर, कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी, नीलगिरी, तोता बेटा, उत्तरी सह्याद्री, वो भी लिखना है उधर, ठीक है। दक्षिण सह्याद्री। मेरी कोशिश है कि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो इसी फोटो के अंदर। कर लिया आपने? हाँ मेरा दिल भी कितना पागल है जो प्यार तुम्ही से करता है, वही रसगुल्ला ना, सच में पागल। कर लिया आपने? ये बनाया नहीं बनाया बताओ। हो गया, ये बना लिया आपने? अब इसके बारे में 2 पॉइंट और लिखाऊंगा, ठीक है आपको ना। देखो बेटा, आप तो ये मान लो कि ये पश्चिमी घाट आया, ठीक है, ये आया पश्चिमी घाट, और यहीं से स्टार्ट हुआ पूर्वी घाट, ऐसा मानो, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कहाँ की? हम बात कर रहे हैं यहाँ की। ये हमारा हो गया नीलगिरी पहाड़ी वाला क्षेत्र। इसमें कितने राज्य होंगे? 3 राज्य होंगे। कौन कौन से? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि जो तमिलनाडु है, इसी में एक स्थान कौन सा है? ऊटी स्थान। इसी में एक स्थान कौन सा है? ऊटी स्थान है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा कि यहीं पर एक चोटी कौन सी आपके, यहीं पर एक चोटी है तोता बेटा, तमिलनाडु में तोता बेटा, जो कि केरल, जो कि आपके नीलगिरी की हाईएस्ट चोटी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा कि जो नीलगिरी है, इसको 1986 में क्या बना दिया गया? बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया गया, बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो है वो घोषित किया गया। और लिखिए, यह भारत का प्राचीनतम है, यह भारत का प्राचीनतम है, पहला है, और यूनेस्को में भी शामिल है, यूनेस्को में भी शामिल है। यूनेस्को में भारत के कुल मिलाकर के 12 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है। कितने? 12 यूनेस्को में। उसमें से पहला कौन सा है? नीलगिरी है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे लिख दीजिए, देखिए यूनेस्को में भारत के 12 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र शामिल है। इस 12 में से पहला कौन सा है? 12 में से पहला हो गया कौन सा? ये आपकी नीलगिरी वाला 12 में से पहला हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नीलगिरी वाला भारत में से पहला हो गया, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी जो है वो पश्चिम और पूर्वी घाट की, पश्चिम और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। पश्चिम और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु जो है वो कौन है? नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है। पश्चिम और पूर्वी घाट का जो मिलन बिंदु है वो है नीलगिरी पहाड़ी। मैंने कहा यहीं पर आपकी एक ट्राइब मिलती है, इसका नाम क्या है? टोड़ा जनजाति, ठीक है। यहीं पर मिलती है टोड़ा जनजाति। तो ये आपका नीलगिरी, आपको ध्यान रखना है। ऐसे आप नीलगिरी को बना दीजिए जैसे कि थोड़ा क्लियर भी हो जाए आपके सामने कि नीलगिरी जो पहाड़ी है उसके बारे में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं।
पहला क्वेश्चन, नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है? दूसरा क्वेश्चन, पश्चिम और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु को क्या कहते हैं? तीसरा क्वेश्चन, ऊटी कहाँ पर है? चौथा क्वेश्चन, नीलगिरी की हाईएस्ट चोटी कौन सी है? पांचवा क्वेश्चन, यहाँ पर कौन सी ट्राइब रहती है? छठा क्वेश्चन, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कब बनाया था आपके? अगला क्वेश्चन, सतपुड़ा के नीचे आपने नंबर लिख दिया, ठीक है, चेक कर लूंगा ना, ये आपकी यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ठीक है। कहाँ लिखा है यार, मतलब इसको ब्लॉक कर दो, तुरंत ब्लॉक कर दो। कहाँ लिखा है मैंने पता नहीं क्या लिखा है, ताप्ती लिखा हुआ है, जबरदस्ती मतलब गजब आदमी है। ठीक है, ये बनाया आपने, ये बनाया नहीं बनाया बता। अच्छा, इसका नीलगिरी दोस्तों नाम कैसे पड़ा? ये भी सवाल बनता है कि इसका नीलगिरी नाम कैसे पड़ा? एक्चुअली में नीलगिरी जो पहाड़ियां हैं इसके ऊपर एक फूल मिलता है, एक फूल मिलता है नील कुरुंजी का फूल, 12 साल में एक बार खिलता है ये फूल, उसी फूल के नाम पर इसका नाम क्या, नीलगिरी पहाड़ी। तो एक पॉइंट और लिख लो, एक पॉइंट और लिखो मेरे साथ में, इसी में एक पॉइंट और लिखो, नीलगिरी पहाड़ी पर, नीलगिरी पहाड़ी पर 12 साल में एक बार, 12 साल में एक बार नील कुरुंजी का फूल, नील कुरुंजी फूल खिलता है, ठीक है। तो 12 साल में एक बार खिलता है बेटा, 12 साल में एक बार खिलता है नील कुरुंजी का फूल, ये आपको ध्यान रखना है। नीलगिरी पहाड़ी पर मिलता है, 12 साल में एक बार खिलता है, इसी फूल के नाम पर इसका नाम क्या है, नीलगिरी पहाड़ी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी फूल पर इसका नाम क्या है, नीलगिरी पहाड़ी। अच्छा, नीलगिरी के बाद में क्या है, जो मैंने कहा आपसे दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। नीलगिरी के बाद क्या है, दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र, इसमें दो आपकी पर्वत श्रृंखलाएं, अन्नामलाई की पहाड़ी और कार्डमम की पहाड़ी। तो अगर आपने लिख लिया हो तो हम आगे बढ़ जाए। देखो, मैंने कहा आपसे कि ये तो पश्चिमी घाट था, पूरा की पूरा बनाया हर बार, ठीक है। और ऐसा मान ली पूर्वी घाट था ना, हमें नीचे वाला पढ़ना है, इसे छोटा बना रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पर आ गया कौन आपके, यहाँ पर आ गया नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद में एक पहाड़ी आपके ऐसे और एक हो गई ये वाली, ठीक है। इसे बोलते हैं अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी। यह केरल और तमिलनाडु में, केरल और तमिलनाडु में अन्नामलाई की पहाड़ी। ये पहाड़ी कौन सी है, कार्डमम पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी। ये भी केरल और तमिलनाडु के अंदर है, कार्डमम पहाड़ी। कार्डमम का मतलब होता है इलायची। कभी सवाल आपसे ये पूछे कि मैं भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है, तो मैं भारत की दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है, वो है कार्डमम पहाड़ी। भारत की दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है, कार्डमम पहाड़ी। भारत की दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी, कार्डमम पहाड़ी। और जो अन्नामलाई की पहाड़ी है ना बेटा, इसी में एक चोटी है, जो अन्नामलाई की पहाड़ी है, यहाँ पर एक चोटी है। इस चोटी का नाम क्या है, इसका नाम है अनाईमुड़ी। क्या नाम है इसका, अनाईमुड़ी। सवाल पूछिए प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी जो है वो है आपकी अनाईमुड़ी। तो शायद अब आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा, बहुत सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, थोड़ा बहुत क्लियर आपका हो चुका होगा कि पश्चिमी घाट कैसे डिवाइड हुआ पड़ा है, अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ है, कार्डमम की पहाड़ी कहाँ है, इनकी क्या खास खास बातें हैं। देखो, मैंने आपको विंध्य पर्वत, अरावली पर्वत पढ़ाया, विंध्य पर्वत पढ़ा दिया, सतपुड़ा पढ़ा दिया। पश्चिमी घाट में उत्तरी सह्याद्री पढ़ा दिया, दक्षिण सह्याद्री पढ़ा दिया। उसमें महाबलेश्वर, कालसुबाई, कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी, बाबा बुदान की पहाड़ी, ये मैंने आपको वहां पर लिखा दी। नीलगिरी की पहाड़ी मैंने आपको पढ़ा दिया। इसके बाद में अन्नामलाई की पहाड़ी और कार्डमम पहाड़ी जो है वो आपके सामने, कितनी भी चोटियां बन सकती है इसमें। अरावली में गुरु शिखर पढ़ा दिया मैंने आपको, विंध्य में मैंने आपको गुडविल आपके पॉइंट पढ़ा दिया। सतपुड़ा में आपको सतपुड़ा में धूपगढ़ भी पढ़ाया और साथ में अमरकंटक भी पढ़ा दिया। उत्तरी सह्याद्री में महाबलेश्वर और आपके कालसुबाई पढ़ा दिया। दक्षिण सह्याद्री के अंदर आपको कुद्रेमुख पढ़ा दिया। अन्नामलाई में मैंने आपको जो है वो अनाईमुड़ी जो आपको लिखा दिया। ये हमारा पश्चिमी घाट आपके सामने। तो पश्चिमी घाट जो है वो तट के समानांतर है, और आप जानते हो पश्चिमी घाट के पास में से केरल से ही भारत में मानसून प्रवेश करता है, ये तो आप जानते हो। अगर आपने लिख लिया हो तो बताओ मुझे एक बार, आपने नोट डाउन कर लिया ये? आपने लिखा ये? घाट के बारे में बात करूंगा, रुक जाओ, घाट के बारे में आगे बात करूंगा। क्या आपने लिख लिया इतना, बताओ फटाफट से। कोंकण तट, तट की बात अलग से करेंगे, घाट पढ़ रहा हूँ भाई, मतलब आपको इतना जल्दबाजी किस बात की है? जब मैं घाट पढ़ा रहा हूँ आप तट पूछोगे, एक्चुअली में आपको अंतर पता ही नहीं है ना, मुद्दा तो ये आ गया। आपने आज तक गट्टा क्यों मारा था, गट्टा तो मारा है आपने आज तक? आपके अनुसार घाट और तट दोनों एक ही होते हैं, पर दोनों एक नहीं होते भाई साहब, दोनों अलग अलग होते हैं। भाई मैं घाट पढ़ा रहा हूँ आपको, टॉपिक का नाम देखो क्या है, टॉपिक का नाम क्या है, घाट, पश्चिमी घाट। क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, पश्चिमी घाट। आप पूछ रहे हो कोंकण तट, अरे घाट पढ़ा रहा हूँ तो पहले घाट पढ़ ले, बाद में कोस्ट पढ़ा दूंगा। दोनों में अंतर है, डिफरेंस है दोनों ना, दोनों एक नहीं है, ठीक है। उसने दोनों को एक ही मान लिया। ये लिख लिया आपने, बना लिया, चलो अब देखिए। देखो बेटा, ये पश्चिमी घाट था एक बार, ये पश्चिमी घाट हो गया, और ये हमारा भारत का जो कोस्टल लाइन है वो हो गया। ये मान लो भारत की कोस्टल लाइन है ना, ये हो गया केरल। तो केरल दोस्तों ऊपर भी है वैसे तो, ये हमारा तट हो गया, और यहाँ हो गया केरल, ठीक है। अच्छा, आप ये बात जानते हो क्या कि भारत में जो मानसून है वो मानसूनी हवाएं ऐसे आती है? आपने पढ़ा हुआ कभी ना कभी तो कि जो भारत की जो मानसूनी हवाएं वो ऐसे आती है। दिशा कौन सी होगी इनकी, चेक करो एक बार। देखो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो कहां से आ रही है, दक्षिण पश्चिम से आ रही है। कहां से आ रही है, दक्षिण पश्चिम से आ रही है। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें। जो भारत में जो बारिश करती है ना आपके, वो कौन सी करती है, साउथ वेस्ट जो मानसूनी पवनें वो बारिश करती है। ये टकराती कहां पर है, यहाँ टकराती है दोस्तों, यहाँ टकराएंगे, यहाँ इनको पर्वत मिलेगा, पश्चिमी घाट पर्वत दिख रहा है, पर्वत मिलेगा। ये अपनी सारी बारिश कहां कर देंगे, इस पर्वत के ऊपर जो है अपनी सारी बारिश कर देंगे दोस्तों। ये अपनी सारी बारिश कहां कर देंगे, इस पर्वत के ऊपर कर देंगे, ठीक है। ये अपनी सारी बारिश कहां करने वाली है, इस पश्चिमी घाट के ऊपर जो है सारी बारिश जो है वो करने वाली है। इस पश्चिमी घाट के ऊपर जो है सारी बारिश करने वाली है। जब पश्चिमी घाट पे जम के दोस्तों बारिश होगी, तो अगर पूछूं आपसे पश्चिमी घाट पर इन पवनों के द्वारा क्या होगा, इन पवनों के द्वारा पश्चिमी घाट पे बारिश होगी, वर्षा होगी। वर्षा होगी तो क्या होगा, यहाँ पर पेड़ पौधे होंगे, यहाँ पर जैव विविधता बढ़ेगी, तो यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बढ़ेगी, ठीक है। और भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ मिलती है, पश्चिमी घाट में मिलती है। इसलिए पश्चिमी घाट जो है
एक जैविक तप्त स्थल है। पश्चिमी घाट जो है एक जैविक तप्त स्थल है, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। पश्चिमी घाट एक बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है, जैविक तप्त स्थल है। आपको ध्यान रखना है। क्यों है? यहाँ पर बारिश बड़ी मात्रा में होती है। क्यों होती है बारिश बड़ी मात्रा में? दक्षिणी पश्चिमी मानसून यहीं पर टकराता है, यहीं पर बारिश कर देता है। ध्यान रखना है। पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए कमेटी बनी हुई थी आपके, माधव गोडगिल कमेटी। क्या नाम है? माधव गोडगिल कमेटी। तो मेरे साथ में लिखना, पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए माधव गोडगिल समिति का निर्माण किया गया। तो दो क्वेश्चन क्लियर हो गया आपके सामने, एक तो माधव गोडगिल समिति और एक बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट। कारण क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि पश्चिमी घाट में बारिश अधिक क्यों होती है। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है, जो माधव गोडगिल कमेटी है, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने अपने एग्जाम में पूछा गया सवाल है। सवाल तो मैं आपको दिखा दूंगा। सवाल तो आपको दिखा दूंगा मैं। देखो सवाल दिखाता हूँ। सवाल टफ नहीं था, जिसको पता है वो कर जाएगा। ठीक है, सवाल टफ नहीं था ना। हाँ ये वही माधव गोडगिल जिनको अभी कुछ दिनों पहले एक अवार्ड मिला, जिसका नाम क्या है? चैंपियंस अवार्ड। याद है आपको? कुछ दिनों पहले की बात है। रहने दो सर, क्यों रहने दो, दिखाऊंगा। ये वही माधव गोडगिल है बेटा, ये वही माधव गोडगिल है जिन्हें कुछ दिनों पहले चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है। ये वही माधव गोडगिल। ठीक है, देखो सवाल दिखाता हूँ आपको। देखो सवाल देखो, यूपीएससी का सिविल सर्विस का एग्जाम है, 2016 का प्री का पेपर है ना। अब आपको सवाल उसका बहुत ही आसान लगेगा, पर जिसको उसके बारे में नहीं पता उसके लिए बहुत टफ सवाल है। कभी कभी समाचारों में आने वाली गोडगिल समिति रिपोर्ट या कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट का संबंध किससे? संवैधानिक सुधारों से, गंगा एक्शन प्लान से, नदियों को जोड़ने से, पश्चिमी घाट के संरक्षण से। तो पश्चिमी घाट के संरक्षण से, इसमें एक कमेटी का नाम और लिख लो, सवाल में लिखा हुआ है कस्तूरी रंगन समिति। ठीक है, तो एक कमेटी का नाम और लिख लो, जब पूछ ही रहा है तो एक का नाम और लिख लो, कस्तूरी रंगन समिति। तो कस्तूरी रंगन जो समिति है इसका संबंध किससे है? पश्चिमी घाट से। ठीक है, अब जो मैं अगला आपके लिए बनाने वाला हूँ यहाँ पर, यकीन मानना वो अगला जो मैप है वो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अधिकांश लोग जो है उसको याद करते हैं लिख लिख करके, पर उसको मैप में समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, पश्चिमी घाट में 4 दर्रे हैं। कितने? 4 दर्रे। पश्चिमी घाट में दर्रे कितने? 4। देखो भाई, जो लगातार होगी उसमें से अगर पार करना है तो वो दर्रे बनाने पड़ेंगे। हिमालय लगातार था, दर्रे हमने बनाए। पश्चिमी घाट लगातार है, दर्रे। अरावली लगातार नहीं है, दर्रे की जरूरत नहीं है। विंध्य पर्वत लगातार नहीं है, दर्रे की जरूरत नहीं है। सतपुड़ा पर्वत लगातार नहीं है, दर्रे की जरूरत नहीं है। पूर्वी घाट लगातार नहीं है, अभी आगे पढ़ाऊंगा, दर्रे की जरूरत नहीं है। लेकिन जो पश्चिमी घाट है वो लगातार, मैंने पढ़ाया आपको कि गुजरात से स्टार्ट होता है और कहां तक आपके केरल तक आता है, तो लगातार है। तो बीच में हमने दर्रे बनाए हुए हैं, इधर से उधर जाने के लिए दर्रे बनाए हुए हैं। ठीक है, बीच में हमने पास बनाए हुए हैं, देखिएगा। तो ये हो गया पश्चिमी घाट। यहाँ हो गया कौन? नीलगिरी पर्वत। यहाँ कौन हो गया? नीलगिरी पहाड़ी। इसके बाद कौन हो गया? अन्नामलाई। फिर हो गया काठगोदाम। देखो गुजरात से स्टार्ट होगा, महाराष्ट्र में आएगा। महाराष्ट्र में यहाँ पर एक स्थान है मुंबई। महाराष्ट्र में यहाँ पर स्थान कौन सा है? मुंबई। ठीक है, और यहाँ पर स्थान कौन सा है? नासिक। और यहाँ स्थान कौन सा है? पुणे। ठीक है, अब लोग रट्टा मारते हैं इसको कि थाल घाट किसके बीच में, भोर घाट किसके बीच में। भाई रट्टा क्यों मारना है? अगर आपको आज तक मैप में मुंबई, नासिक, पुणे की लोकेशन नहीं पता है तो सर्च करो, देखो। आपका भारत है, आपको पता होनी चाहिए। सवाल कुछ भी पूछ सकता है आपसे कल के लिए, आपको पता होना चाहिए मुंबई कहाँ पर, नासिक कहाँ पर, पुणे कहाँ पर। तो अगर आपको नासिक से दोस्तों मुंबई जाना है, कभी आप नासिक से मुंबई के रूट पर अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर पास करने के लिए जो है, यहाँ पास करने के लिए एक दर्रा मिलेगा, वो घाट मिलेगा। ठीक है, घाट कहते हैं वहां पर। ठीक है, यहाँ पर नासिक से मुंबई जाना है या मुंबई से नासिक जाना है तो यहाँ पर दर्रा मिलेगा, घाट मिलेगा। इसका नाम होगा थाल घाट। क्या नाम होगा इसका? थाल घाट। ठीक है, अगर आपको मुंबई से जाना है पुणे, अगर आपको मुंबई से पुणे जाना है तो यहाँ पर भी दर्रा कौन सा मिलेगा आपको? यहाँ मिलेगा दर्रा, लिखना भोर घाट। तो अगर आपसे सवाल यहाँ पर ये पूछ ले, अगर आपसे सवाल यहाँ पर ये पूछे कि थाल घाट जो है ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है, भोर घाट जो है ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है भोर घाट। ठीक है, आ गया दोस्तों, ये पहाड़ी अन्नामलाई हो गई, ये काठगोदाम है। इनके बीच में आपको गैप दिखाई दे रहा है? इनके बीच में गैप दिखाई दे रहा है आपको? तो एक दर्रा यहाँ पर है और एक दर्रा आपका यहाँ पर है। ये दो दर्रे, एक दर्रा यहाँ पर, एक दर्रा यहाँ पर। यहाँ पर स्थान है कोच्चि। यहाँ स्थान कौन सा? कोच्चि। कोच्चि मतलब केरल। यहाँ स्थान कौन सा? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर मतलब तमिलनाडु। तो अगर आपको कोच्चि से कोयम्बटूर जाना है तो दर्रा कौन सा आएगा? दर्रा आएगा आपका थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। ठीक है, दर्रा कौन सा आने वाला है? पाल घाट। तो मैंने कहा आपसे पाल घाट कोच्चि से कोयम्बटूर। ठीक है, और अगर मान लेते हैं यहाँ पर स्थान कौन सा है, तो यहाँ पर जो स्थान है वो कौन सा है? यहाँ पर स्थान हो गया तिरुवनंतपुरम, और यहाँ स्थान हो गया मदुरई। तमिलनाडु का नाम सुना मदुरई का आपने? तो अगर इनके बीच में आपको जाना है तो कौन सा आएगा? सिनकोट। तो लिखिएगा सिनकोट दर्रा। सिनकोट किसके बीच में? तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच में। अब कई लोग केवल यही लिखते हैं, ये नहीं बनाते हैं, तो मेरे हिसाब से बनाना बहुत जरूरी है।
आपके दिमाग में कम से कम ये तो रहेगा कि मैंने थालघाट पहले बनाया था, भोरघाट दोबारा बनाया था, पालघाट नीचे था, सिलकोट नीचे था, कम से कम ऊपर नीचे तो आपको दिमाग में रहेंगे। सवाल पूछे कि चारों को क्रम से जमाओ, सवाल आ गया चारों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाओ, आपने तो ये याद किया हुआ है। अब क्रम में कैसे जमाओगे बताओ आप लोग जो है, तो क्रम में जमाने के लिए आपको क्रम में बनाना पड़ेगा इसको एक बार। तो एक क्रम है आपके सामने। इमेज जो है ज्योग्राफी को समझने के लिए इमेज ही एकमात्र सॉल्यूशन है। ज्योग्राफी को समझने के लिए इमेज जो है वही एकमात्र आपका सॉल्यूशन है। इस इमेज को घुमाना सीखो दिमाग में कि थालघाट कहाँ था, बोरघाट कहाँ था, पालघाट कहाँ था, शिनाकोट कहाँ था, ठीक है। थालघाट मुंबई प्लस नासिक, बोरघाट मुंबई प्लस पुणे, पालघाट कोच्चि प्लस कोयंबटूर और शिनाकोट तिरुवनंतपुरम प्लस मदुरै ना। तो ये हमारा पश्चिमी घाट यहाँ पर हो गया, ठीक है। पश्चिमी घाट आपका यहाँ पर पूरा हो गया। तो आज हमने पश्चिमी घाट पढ़ा दिया आपको। पश्चिमी घाट के सवाल बन सकते हैं वो मैंने पढ़ा दिया आपको, शायद उम्मीद है। अच्छा एक बात सुन लीजिए, अच्छा आप आगरा से कौन कौन बताओगे? हाँ टीबीपीएस इसका ट्रिक है ना, टीबीपीएस ट्रिक है इसका। थालघाट, बोरघाट, पालघाट, सिलकोट। आप में से आगरा वाले कौन कौन बताओ? आप में से आगरा से कौन कौन स्टूडेंट इस बैच के अंदर है? तो आगरा वालों के लिए सूचना है कि हम सोच रहे थे कि कब आएंगे आपके शहर में, बड़ा मन था पिछले 5 साल से। तो आगरा वालों के लिए सूचना है कि 22 तारीख को, 22 मार्च को सुबह 10 बजे मैं आगरा आ रहा हूँ, पूरी टीम के साथ में आ रहा हूँ। और सूर सदन जो आपके नाम में बताता हूँ आपको क्या है, नाम है शूर सदन, एक मिनट रुकिएगा। सूर सदन ऑडिटोरियम, शूर सदन ऑडिटोरियम है आगरा के अंदर। यहाँ पे आ रहा हूँ, क्यूआर कोड है। आगरा के जितने भी आप देखो यूट्यूब वालों तो आएंगे अगर मैं आपको दिखाऊं तो 250 एंट्री आपकी हो चुकी है, ठीक है। तो मेरे पास अब ये रिपोर्ट आई है, 250 एंट्री आपकी पूरी हो चुकी है ना। और इसमें सीट आपके 900 सीट है ना। इसमें सीट कितनी है? 900 कुछ सीट है, मान लो 1000 सीट है। और मैंने ये आज सुबह ये ओपन किया 8 बजे। तो आपको मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग जो है अगर आगरा से हो और आप मेरे बैच के स्टूडेंट हो तो आपको आगरा जरूर आना है सेमिनार में, ठीक है। इसमें पहली बात तो आप और मैं मिलेंगे, सबसे बड़ी बात तो मोटिवेशन होगा, मस्ती धमाल होने वाला है, डांस होने वाला है, कुछ दिल की बातें मैं कहूंगा, कुछ आप लोग कहना, कुछ फोटोज मैं खींचूंगा, कुछ आप लोग खींचना। तो ये आगरा सेमिनार होगा। ये क्यूआर कोड जो ये फॉर्म का है, एक फॉर्म है वो भरना पड़ेगा आपको ना, बिना फॉर्म भरे एंट्री नहीं होगी। इसका 20 रुपये चार्ज है, लेकिन निश्चित रहिए मैं आपको इस 20 के बदले में 100 रुपये की चीज जो है वो वहां पर देने वाला हूँ, ठीक है। 20 रुपये लेना इसलिए पड़ रहा है कि हमें पता लगे कि कितना स्टूडेंट आ रहा है, ठीक है। हम उसी प्रकार जो है काम झाम करें, व्यवस्था बैठा है उसी प्रकार, कितना स्टूडेंट आएगा वो हमें देखना है। मॉर्निंग में 10 AM है ना, 10 से 12 सेमिनार रहने वाला है। जितने भी आगरा के आसपास से, मथुरा उतरा से जहां से भी हो आप, जब मैं जोधपुर से आगरा आ सकता हूँ 600 किलोमीटर, तो आप आगरा के आसपास 50 किलोमीटर से तो आ ही सकते हो ना। आइएगा, अच्छा लगेगा आपको, विश्वास दिलाता हूँ आपको। ये सेमिनार कब होने वाला है? 22 मार्च को होने वाला है, 22 मार्च को होने वाला है। ये क्यूआर कोड भर देना आपको, क्यूआर कोड भरना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। आगरा के बाद सेकंड सेमिनार होगा बनारस में। आगरा के बाद नंबर बनारस का आएगा। इस लिस्ट में, मेरी लिस्ट में बनारस भी है, कानपुर भी है, पटना भी है, लखनऊ, प्रयागराज, इंदौर, भोपाल, जयपुर, सीकर और देहरादून, ये सारी इस लिस्ट में, ठीक है। तो शुरुआत कर रहा हूँ कहाँ से? आगरा से कर रहा हूँ शुरुआत। स्वागत है आप सभी का आगरा के अंदर। ये क्यूआर कोड आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ठीक है। ये क्यूआर कोड आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। चलिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आगरा वालों से। आगरा मुलाकात होगी, बाकी दिल्ली तो आपसे यहाँ पर मिलता ही है।